गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि इसके पहले के वीडियो के जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। हम लोग चैप्टर 11वां चला रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, कि जिसमें हम लोगों ने उसका वर्गीकरण, नामकरण देख लिया। अब उसकी बनावट देख रहे हैं। अल्कोहल की हो गई है बनावट, फिनॉल की भी बनावट हम लोगों ने देख ली है। अब उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोगों को देखनी है। और जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे तो पहले हिस्से में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में किस तरह से क्रियाविधि होती है, कौन सा परमाणु किस प्रकार से जुड़ता है और कौन से यौगिक की क्रियाशीलता अधिक है या कम है, पहले वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को आगे चलाएंगे। तो हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है 11.4.4 रासायनिक अभिक्रिया। अल्कोहल, पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया अल्कोहल की बात करेंगे, फिर फिनॉल की बात करेंगे, वगैरह वगैरह। अल्कोहल सर्वतोमुखी यौगिक है। ये नाभिक रागी एवं इलेक्ट्रॉन रागी दोनों के रूप में अभिक्रिया करती है। नाभिक रागी का मतलब क्या हुआ कि भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है और ऋणावेश वाला है। और इलेक्ट्रॉन रागी हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं कि कोई भी समूह को जोड़ना हो तो वो इलेक्ट्रॉन रागी हो जाता है। मतलब कि वो, जैसे कि हम लोग ने वो 5 प्रक्रियाएं देखी थी, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ठीक है ना, वो सारी। तो जब अल्कोहल नाभिक के रूप में अभिक्रिया करती है तो OH के मध्य आबंध टूटता है। जैसे कि हमारे पास है ये अल्कोहल ROH। अब उसका हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं कार्बोकेटाइन के साथ। तो स्वाभाविक है कि नाभिक रागी कार्बोकेटाइन कार्बन के साथ ही जुड़ता है। तो प्रक्रिया में ऐसा होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन जो है वहाँ से दूर हो जाता है। तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ऋणावेश वाला होगा, क्योंकि कार्बन जो है वो धनावेश वाला है, इसलिए ऑक्सीजन को ऋणावेश वाला होना चाहिए। ऑक्सीजन ऋणावेश वाला कब बनेगा? जब ये आबंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को वो प्राप्त कर लेगा। अच्छा, उसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है और वो ही इलेक्ट्रॉन युग्म आबंध बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन तो वैसे के वैसे हैं, तो ये आबंध जो बना वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ के इस्तेमाल किए। तो हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन खोने के बाद दूर होता है, अर्थात वो प्लस बन जाता है। तो इस प्रकार आबंध टूटता है। ठीक है। दूसरा, जब अल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करती है तो कार्बन ऑक्सीजन के मध्य आबंध टूटता है। प्रोटोनिल अल्कोहल इस प्रकार अभिक्रिया करती है कि भाई अल्कोहल हम लोग लिखिए कि भाई RCH2OH। ठीक है। यहाँ पे भी जो ये R है वो सही में हम लोग मिथाइल भी लेते हैं, इथाइल भी लिखते हैं। तो यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन है। तो सही में देखो बॉन्ड जो है यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, COH। पहले वाले में ये बॉन्ड टूट रहा है, दूसरे वाले में ये बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में जब वो प्रक्रिया करेगी तो प्रोटोनेशन की तरह इस तरह से प्रक्रिया होगी कि ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक होने के बाद वो हाइड्रोजन को प्राप्त कर लेता है, अर्थात OH2 बन जाता है। ठीक है। अब OH2 बनता है तो उसकी जो है संयोजकता बढ़ जाती है। तो आगे जाके कोई और नाभिक रागी इसके साथ प्रक्रिया कर सकता है। तो ये प्रक्रिया जो है वो 2 स्टेप में हो रही है। तो ऐसा होगा
कि यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो OH जो है वो दूर हो जाता है। यहाँ पर OH नहीं OH2 अर्थात H2O जो है वो दूर हो जाता है, और ये वाला जो आबंध है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आबंध जो है वो ब्रोमीन के साथ लेकर आता है और इस तरह से वो दूर हो जाते हैं। तो समझ में आया। तो अल्कोहल की दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। यदि वो खुद नाभिक रागी के तौर पर प्रक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन दूर होगा। यदि वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रक्रिया अनुसार प्रक्रिया करता है तो यहाँ से ये H2O जो है वो दूर होगा, ठीक है, मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो उसके अनुसार हम लोग दो प्रकार की प्रक्रिया हम लोग इसमें देख सकते हैं। एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का आबंध टूटने वाली प्रक्रिया, वो पहले हम लोग देखेंगे। तो पहला स्टेप, के अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन होता है, कि भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, वैसी प्रक्रिया हम लोग पहले देख रहे हैं। तो उसमें है अल्कोहलों एवं फिनोलों की अम्लता, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक होने वाली प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हम लोग अभी नहीं चला रहे हैं। पहले तो हम लोग एसिडिकता समझेंगे, ठीक है ना बात, और एसिडिकता समझते हुए इन आबंध को तोड़ने से जो जो प्रक्रिया होने वाली है उनका अभ्यास करेंगे। तो उसमें भी पहला है कि धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। अल्कोहल और फिनॉल सक्रिय धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड एवं हाइड्रोजन देते हैं। कैसे? जैसे कि ये अल्कोहल है ROH, ठीक है, वो सोडियम के साथ प्रक्रिया करेंगे तो आपको सोडियम एल्कोक्साइड देंगे। प्रक्रिया में हम लोग अभी बोला है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और उसके स्थान पर सोडियम आ जाएगा। तो हाइड्रोजन, अब अकेला हाइड्रोजन दूर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे H2 लिखेंगे। तो हाइड्रोजन यदि 2 है तो ये भी 2 कर दो, तो सोडियम भी 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को मिल रहा है पहले सोडियम एल्कोक्साइड। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब कभी भी अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, अगर धातु आ रही है तो वहाँ से हाइड्रोजन दूर होकर धातु उसके स्थान पर जुड़ जाएगा। तो उसके लिए उदाहरण ले रही है तृतीयक अल्कोहल, कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है, और टोटल 4 कार्बन होने से यहाँ इसका नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। अब प्रक्रिया में ऐसा होगा कि धातु के साथ प्रक्रिया करने से ये वाला हाइड्रोजन तो दूर हो रहा है, परंतु यहाँ पर आवेश का मसला आएगा। आवेश, ठीक है ना, वो मैं बताता हूँ कैसे। कि जब यहाँ से एक हाइड्रोजन प्लस दूर होगा तो यहाँ पे माइनस चढ़ेगा, तो ये -1 होगा, ठीक है। मानो कि ये पूरा संयोजकता हम लोग इसको x से बताते हैं, इसकी घात माइनस है, और एल्यूमिनियम जो है वो उसकी घात होती है +3, मतलब कि उसका आवेश होता है +3। तो 3 को यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा, तो एल्यूमिनियम 1 बार रहेगा, बाकी का ये जो पूरा है वो 3 बार आएगा। बोलो समझ में आया?
अर्थात ये होगा कि हम लोगों को एल्यूमिनियम एक बार लेना पड़ेगा और ये जो है वो 3 बार लेना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन भी 3 बार दूर होगा, लेकिन हाइड्रोजन तो जो है वो 2 के मल्टीप्लाई में दूर होता है, इसलिए 3 2 6 होगा। तो हाइड्रोजन 6 होने की वजह से ये भी 6 करना पड़ेगा। ये 6 होने की वजह से ये 3 यहाँ पे 2 करोगे तो ये 3 2 6 होगा। तो एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। बराबर। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग फिनॉल की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो सेम टू सेम प्रोसेस होगी। बॉन्ड OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके स्थान पर सोडियम आके जुड़ेगा, हाइड्रोजन दूर होगा, हाइड्रोजन 2 होते हैं, इसको 2 करना पड़ेगा, ये 2 होगा तो सोडियम भी 2 हो जाएगा। और इस तरह से हमको जो मिला है उसे हम लोग कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो एल्कोक्साइड है और ये जो फिनॉक्साइड है, इसे आपको याद करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे आने वाले बहुत सारी प्रक्रियाओं के अंदर ये हमको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि फिनॉल जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड दे सकता है। तो यदि आप लोगों को फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड बनाने को कहा जाए, या तो आपको इस प्रक्रिया में ऐसा होगा कि कोई कोई अभिक्रियाएं जो है 2 स्टेप में होगी, जिसमें एक स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड तो बनाना ही पड़ेगा। तो सोडियम फिनॉक्साइड हम लोग जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके भी बना सकते हैं। H और OH, यहाँ से H2O जो है वो दूर होगा। ऑक्सीजन माइनस है, सोडियम प्लस है, वो स्वाभाविक है, नहीं लिखो तो भी समझ में आ जाना चाहिए। उपरोक्त अभिक्रियाएं दर्शाती हैं कि अल्कोहल एवं फिनॉल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यह आपको कैसे पता चला कि वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं? क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि भाई अल्कोहल और फिनॉल जब धातु के साथ प्रक्रिया कर रहे हैं तो एसिड की तरह, अम्ल की तरह ये भी सोडियम धातु के साथ जुड़कर उसका लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे धातु अगर एसिड के साथ प्रक्रिया करता है, अम्ल के साथ प्रक्रिया करता है, तो उस धातु का वो लवण बनाता है प्लस हाइड्रोजन मुक्त करता है। ठीक है ना? इसीलिए अल्कोहल और फिनॉल दोनों अम्ल गुणधर्म रखते हैं। ठीक है, ये ऐसा हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। तो अल्कोहल एवं फिनॉल जो है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड है। ठीक है ना? ब्रॉन्स्टेड एसिड है, क्योंकि भाई हम ये प्रक्रिया हम लोग देख सकते हैं कि भाई अल्कोहल एवं फिनॉल अम्लीय प्रकृति की होती हैं, सही में ये ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं। अर्थात वे किसी प्रबल क्षारक को प्रोटॉन प्रदान कर सकती है। ठीक है ना? तो जो प्रोटॉन दान करते हैं, ठीक है, वो मुक्त कर देते हैं, अर्थात यहाँ पर वो क्या होते हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड। चलो, धातुओं के साथ प्रक्रिया करके देख लिया। अब हम लोग और भी साबित करेंगे कि भाई अल्कोहल जो है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होते हैं। तो अल्कोहलों की अम्लता, अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति ध्रुवीय OH आबंध के कारण होती है। कि भाई अल्कोहल जो है वो एसिडिक क्यों है? क्यों वो जो है प्रोटॉन दान करके ब्रॉन्स्टेड एसिड बनाते हैं? क्योंकि अल्कोहल में जो OH बॉन्ड होता है वो ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय का मतलब क्या हुआ कि ये आंशिक रूप से माइनस होगा, ये आंशिक रूप से क्या होगा? प्लस होगा। उसके कारण इलेक्ट्रॉन विमोचक दाता समूह ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं। तो यदि इसके साथ अगर ये CH3 जुड़ा हुआ है तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? वो दान करेंगे। इलेक्ट्रॉन दान करेंगे जिससे इस ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा।
जिससे OH आबंध की ध्रुवता कम हो जाएगी। इससे अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहाँ पर बढ़ गया तो धीमे धीमे जो है यहाँ पर वह माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, अर्थात कि ये जो है वो बिन ध्रुवीय कहलाएंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, जिससे उनके OH के बॉन्ड के बीच में जो ध्रुवीय आबंध है उसकी ध्रुवता कम हो जाती है, अर्थात वो धीमे धीमे कम एसिडिक होने लगते हैं। इसको हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि जैसे RCH2OH, RCHOH, RCOH। जैसे ये एक अल्किल आया तो इसने जो है बढ़ाया, लेकिन जब 2 गुना हो गया, जब 3 गुना हो गया, तो ये तीनों मिलके ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देंगे, जिससे ध्रुवीयता कम हो जाएगी। अर्थात सबसे कम ध्रुवीयता इसके अंदर होगी और कम ध्रुवीयता इसके अंदर देखने को मिलेगी। सबसे कम ध्रुवीय ये वाला होगा, सबसे अधिक ध्रुवीय जो है वो ये वाला होगा। और हम लोगों ने अभी एक संबंध में आपके लिए लिख लेता हूँ कि ध्रुवीयता अम्लता के साथ सीधा संबंध रखती है। जितना ये अधिक ध्रुवीय होगा उतना वो अधिक अम्लता होगी, जितना ये कम ध्रुवीयता वाला होगा उतना वो कम अम्लीयता वाला होगा। समझ में आया? और यहाँ पे ध्रुवीय आबंध कौन है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। चलो, अल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल एसिड है। अल्कोहल एसिड तो है लेकिन पानी की तुलना में भी कम दुर्बल एसिड है। जैसे कि हमारे पास है ये एक क्षारक कि इसने जो है प्रोटॉन को दान कर चुका है, जिसको हम लोग फिनॉक्साइड या अल्कोक्साइड के तौर पर जानते हैं। वो पानी के साथ जब प्रक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन को प्राप्त कर लेगा और OH माइनस बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये H प्लस को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, H प्लस को प्राप्त करते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि ये अभी बेसिक हो गए, क्योंकि पानी के साथ जब प्रक्रिया की तो उन्होंने प्रोटॉन को प्राप्त किया। प्रोटॉन को जो प्राप्त करता है वो बेसिक हो जाता है और जो प्रोटॉन को दान करता है वो अम्ल हो जाता है। तो यदि अल्कोहल की पानी के साथ अगर तुलना करोगी, मतलब कि तो पानी के साथ इसकी प्रक्रिया की तो तुरंत क्या हो रहा है कि ये यदि ये इसकी अम्लता अधिक होती तो ये H प्लस को दान करता, परंतु पानी के अणु की अम्लता अधिक है, इसलिए ये वाला जो है वो पानी से प्रोटॉन को प्राप्त कर लेता है। अर्थात पानी की तुलना में ये कम एसिडिक है, अर्थात पानी के सामने ये बेसिक हो जाता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि एल्कोक्साइड, ठीक है ना, एल्कोक्साइड, सोडियम निकाल दो, एल्कोक्साइड। तो ये जो एल्कोक्साइड है वो प्रबल रूप से क्षारक होते हैं, प्रबल रूप से क्षारक होते हैं, जिसमें सोडियम इथोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी अधिक क्षारक होते हैं। तो एग्जाम में ऑप्शन में आ सकता है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 352 पर लिखा है कि ये जो एल्कोक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं और सोडियम इथोक्साइड से भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी ये अधिक बेसिक होते हैं। अल्कोहल भी ब्रॉन्स्टेड क्षारकों की भांति कार्य करते हैं। ऐसा ऑक्सीजन पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगलों के कारण होता है जो इन्हें प्रोटोनग्राही बनाते हैं। तो कभी कभी अल्कोहल जो है वो बेसिक की तरह भी कार्य करते हैं और उसका कारण ये है कि उसके इस ऑक्सीजन के ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन है वो जो है प्रोटॉन को प्राप्त करने में मदद करते हैं, जिससे ये कभी कभी बेसिक भी हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट, अल्कोहल की अम्लता हम लोगों ने चेक की। अब हम लोग फिनॉल की अम्लता चेक करते हैं कि सही में फिनॉल कितना अम्लीय है और किसकी तुलना में। चलो फिनॉल की अम्लता।
फिनॉल की धातुओं के साथ तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया उसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। अभी हम लोगों ने देख लिया कि धातु के साथ जब प्रक्रिया करती है या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब प्रक्रिया करती है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाती है। तो वो प्रोटॉन को क्या करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाती है? प्रोटॉन को दान करने के बाद, ठीक है ना, प्रोटॉन को दान करेगा वो ब्रोंस्टेड एसिड होगा। फिनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन से सीधा संयुक्त रहता है, जो कि इलेक्ट्रॉन अपनयक के रूप में कार्य करता है। तो हम लोगों ने पहले अभ्यास किया कि जो अगर हमारे पास बेंजीन चक्र है, बेंजीन चक्र के साथ यदि कोई भी परमाणु जुड़ा हुआ है तो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड चेंज होते रहते हैं। ये डबल बॉन्ड इसलिए चेंज होते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर अआबंध कारक जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अपना स्थान चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये आबंध इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसकी संयोजकता बनाने के लिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर रखिएगा जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये हो जाएगा OH इस तरह से। फिर ये प्रक्रिया आगे चलती जाती है। मैंने 11th में आप लोगों को समझाया था और भी 12th में चैप्टर नंबर 10 में भी समझाया। ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड खोल देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। चलो, ये वाला बॉन्ड यहाँ बनाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म बनाएंगे। चलो नेक्स्ट, लास्ट में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ बना देगा, संयोजकता इसकी पूर्ण हो जाएगी तो बॉन्ड वापस इलेक्ट्रॉन तोड़कर इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन के ऊपर लगा देगा। तो यहाँ पर जो है हमको अनुनाद देखने को मिलता है। तो फिनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन वलय के sp2 संकरित कक्षक से सीधा संयुक्त रहता है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल OH समूह जो है वो कार्बन से जुड़ा है, कार्बन sp2 वाला है, जो कि इलेक्ट्रॉन अपनयक के रूप में कार्य करता है। इसके कारण फिनॉल अणु में आवेश वितरण से OH समूह की ऑक्सीजन धन आवेशित हो जाती है, जैसा कि अनुनादी संरचनाओं द्वारा चित्रित किया गया है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपयोग किए तब उसकी संयोजकता जो है वो 3 हो गई। आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बड़ा बता देता हूँ। इसकी संयोजकता कितनी हो गई है? 3 हो गई। संयोजकता बढ़ जाने से यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? प्लस। तो इसके ऊपर जो है वो ज़्यादातर वक्त ऑक्सीजन के ऊपर धन आवेश रहता है। फिनॉल की सोडियम फिनॉक्साइड के साथ अभिक्रिया यह इंगित करती है कि फिनॉल अल्कोहल तथा जल की अपेक्षा अधिक प्रबल एसिड होता है। तो जैसे फिनॉल की अगर हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रक्रिया की, उसने तुरंत जो है वो सोडियम फिनॉक्साइड बनाया। इससे ये साबित होता है कि ये जल से भी अधिक जो है वो प्रबल एसिड है, अल्कोहल से भी और जल से भी। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देख सकें कि भाई अल्कोहल अगर लिखते हैं तो वो H+ को मुक्त करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ये माइनस हो जाता है, ये अल्कोक्साइड बनाता है। लेकिन ये वाला जो फिनॉक्साइड है, मतलब कि यहाँ पे फिनॉल से अब हम लोग हाइड्रोजन को दूर करके H+ को दूर करके फिनॉक्साइड जो बना रहे हैं वो फिनॉक्साइड अधिक स्थायी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये अधिक प्रबल एसिड होते हैं। फिनॉल में OH से संयुक्त sp2 संकरित कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे OH आबंध की ध्रुवता बढ़ती है। तो याद रहे कि ऑक्सीजन के ऊपर घनत्व बढ़ेगा तो ध्रुवता कम होगी और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा तो ध्रुवता जो है वो बढ़ जाएगी। ध्रुवता कौन सी? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की ध्रुवता। जिसके फलस्वरूप अल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल में आयन में वृद्धि होती है और जब ध्रुवता बढ़ेगी तो अम्लता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अल्कोहल में क्या हुआ था कि ध्रुवता कम हो गई थी, ध्रुवता कम हो गई थी तो अम्लता में भी कमी आई थी, क्योंकि उसके साथ अल्किल जो है इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े थे।
लेकिन फिनॉल के ऊपर जो बेंजीन है और बेंजीन का ऊपर का जो ये कार्बन है वो कार्बन इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी है अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके ऑक्सीजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन के घनत्व को जब वो कम करेगा तो ध्रुवीयता भी जो है, लेकिन घनत्व कम हो जाने से ध्रुवीयता बढ़ जाएगी और ध्रुवीयता जब बढ़ेगी तो अम्लता जो है वो बढ़ जाती है। तो हम लोग इस संबंध को ऐसे भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन घनत्व उल्टा ध्रुवता और ध्रुवीयता सीधा अम्लता। तो यदि घनत्व यहाँ पर कम हो रहा है तो ध्रुवीयता बढ़ जाएगी, ध्रुवीयता बढ़ जाएगी तो अम्लता भी बढ़ जाएगी। अर्थात फिनॉल में अल्कोहल की तुलना से अधिक एसिडिक होते हैं। अब हम एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड आयनों के स्थायित्व के बारे में भी जांच कर सकते हैं कि एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड बनता है। एल्कोक्साइड आयनों में ऋणावेश ऑक्सीजन पर स्थानांतरित होता है, जबकि फिनोक्साइड आयनों में विस्थानीकृत होता है, मतलब कि अपनी जगह वो चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर हम लोग एल्कोक्साइड की बात करें तो एल्कोक्साइड में ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है, जबकि अगर हम लोग फिनोक्साइड में बात करें तो फिनोक्साइड में पहले तो देखने पर पता चलता है कि ऑक्सीजन के ऊपर है, परंतु यहाँ पर अनुनाद होता है। अनुनाद होने से क्या होगा कि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को तोड़कर यहाँ आ जाएगा तो ऋणावेश यहाँ पर मिलेगा। तो इसका चित्र का पूरा विवरण जो है आप लोग यहाँ पर ऊपर मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहाँ पर है। यहाँ पे ऑक्सीजन की देखो संयोजकता पूर्ण हो गई है, ठीक है ना, 6 2 4 6 8। ओके, तो नेगेटिव कहाँ चला गया, यहाँ पर। उसी तरह से नेगेटिव यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर है। तो अनुनाद में हम यहाँ पे बनाता नहीं हूँ, अनुनाद में इस तरह से हो रहा है कि नेगेटिव आयन अल्कोहल की जगह एल्कोक्साइड में जो ऑक्सीजन के ऊपर था उसकी जगह वो बेंजीन संरचना पर होता है, चक्रीय संरचना पर स्थानांतरित होता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ऋणावेश का विस्थापन फिनोक्साइड आयनों को अधिक स्थायी बनाते हैं और जिसमें अनुनाद ज़्यादा होगा वो अधिक स्थायी होता है, ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके अनुनादी संरचना के कारण ये अधिक स्थायी बन जाता है। यद्यपि फिनॉल में भी आवेश का विस्थापन होता है, परंतु उसकी अनुनादी संरचनाओं में आवेशों का पृथक्करण हो जाता है, जिसके कारण फिनोक्साइड आयन की अपेक्षा फिनॉल अणु कम स्थायी होता है। तो फिनॉल की जगह क्या हो जाता है, फिनोक्साइड हो जाता है। प्रतिस्थापित फिनॉलों में नाइट्रो समूह जैसे अगर इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह आ जाएंगे तो फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देंगे। देखो आल्किल जो होते हैं ना, आल्किल वो अल्कोहल की अम्लीय तीव्रता को कम कर देते हैं, जबकि फिनॉल में NO2 अगर क्रियाशील समूह आ गया तो वो उसकी अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। जब ऐसे समूह ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर उपस्थित होते हैं तो यह प्रभाव और भी अधिक प्रबल हो जाता है, जिसके कारण फिनोक्साइड आयन के ऑर्थो और पैरा स्थान पर ऋणावेश का प्रभावी विस्थापन होता रहता है। दूसरी ओर एल्किल समूह जैसे इलेक्ट्रॉन दाता समूह सामान्य रूप से फिनोक्साइड आयन के बनने में सहायक नहीं होते। अर्थात अल्किल अगर आप लोगों ने फिनॉल के साथ जोड़ा तो वो अम्लीयता को बढ़ाते नहीं हैं, ऊपर से कम कर देते हैं। परिणाम स्वरूप अम्ल सामर्थ्य में कमी आ जाती है। तो फिनॉल की अपेक्षा क्रेसॉल कम अम्लीय होता है, क्योंकि हमारे पास जब फिनॉल है तो फिनॉल अर्थात होता है बेंजीन के ऊपर OH और क्रेसॉल होता है OH के साथ साथ CH3, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी CH3 हो सकता है ऑर्थो पर। तो जैसे ही CH3 आएगा इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
और यदि इसके ऊपर NO2 आ गया तो इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। अब आप लोग टेबल नंबर 11.3 में मैं आपको जो है प्रवृत्ति देता हूँ, वो प्रवृत्ति आप लोग खुद करो और समझो कि कैसे उसकी अम्लीयता कम हुई और कैसे इसकी अम्लीयता बढ़ी है, और वो आपको याद भी करना है, शायद एग्ज़ाम में आ भी सकता है।